नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाकी दिखाई है। दो टूक शब्दों में कहा है कि फिलहाल कड़े फैसले लेने के दिन है। उनकी सरकार ऐसे फैसले लेगी जिससे उन्हें चाहने वाले नाराज होंगे। जाहिर है, अगले 2 महीने सरकार के जो फैसले होंगे, जैसा बजट आएगा, वह लोक लुभावन नहीं होगा। देश की वित्तीय दशा या कि सरकारी खजाने की चिंता में कड़े फैसले होने हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार पिछली सरकार की आलोचना की, बताया कि यूपीए सरकार ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, वे सब खाली करके गए हैं। देश का वित्तीय स्वास्थ्य रसातल में है। हिसाब से वित्त मंत्री अरुण जेटली की बजाय प्रधानमंत्री ने हकीकत बताई है। अगले 2 साल कठिनाई वाले और सख्त फैसलों के बताए हैं। यह साफगोई अच्छी है। मोदी सरकार को 60 महीनों का जनादेश मिला है। उसमें यदि 24 महीने सुधार और सख्ती के बने तो हर्ज नहीं है। गारंटी यह होनी चाहिए कि सख्त फैसलों पर अमल हो और हालात सुधरे। सरकार की सख्ती का कांग्रेस और विपक्ष विरोध करेंगे। आर्थिक सुधारों, सरकारी फिजूल खर्ची में कटौती की जनता पर मार पड़ेगी। सब्सिडी का गोरख धंधा कुछ कम होगा। इस पर विपक्ष यह कटाक्ष करेगा कि अच्छे दिन आने वाले थे, मगर उल्टे डीजल महंगा हो रहा है, खाद महंगी हो रही है, मनरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही। ध्यान रखने वाली बात है कि 3-4 महीने बाद विधानसभाओं के चुनाव है। मोदी सरकार के सख्त फैसलों से भाजपा की सेहत बिगड़ सकती है। बावजूद इसके, यदि मोदी सरकार सख्ती और सुधार का रास्ता अपनाती है तो वह दुस्साहस और देश की दीर्घकालीन सेहत के लिए ठीक होगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। पता नहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की टीम इन खबरों पर ध्यान दे रही है या नहीं, लेकिन संसद के 1 हफ्ते के विशेष सत्र के दौरान राहुल गांधी के कामकाज को लेकर बहुत नकारात्मक खबरें आई हैं। बतौर सांसद शपथ लेने से लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण और नरेंद्र मोदी के जवाब से लेकर अपनी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक के भाषण के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे राहुल इन सारी चीजों से अलग हैं, एकदम बेपरवाह। सांसदों की शपथ के समय राहुल गांधी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब वरुण गांधी ने शपथ ली तब सोनिया गांधी के कहने पर राहुल ने वरुण को बधाई दी। इसी तरह जब वे खुद शपथ लेने गए तो यह तय नहीं किया था कि वे अंग्रेजी में शपथ लेंगे या हिंदी में। वहां भी वे कंफ्यूजन में रहे और अंत में अधिकारियों ने खुद ही उनको हिंदी का शपथ पत्र थमा दिया। इसी तरह बताया जा रहा है कि जिस समय नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और सोनिया गांधी ध्यान से उनका भाषण सुन रही थी, उस समय राहुल अपना मोबाइल फोन साफ कर रहे थे। देखने वालों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने मोबाइल खोलकर बैटरी निकाली और काफी देर तक उससे उलझे रहे। इसी तरह जब लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया तो राहुल उनको बधाई देना भूल गए। सोनिया गांधी के कहने पर वे दरवाजे से लौट कर गए और खड़गे को बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी असम और महाराष्ट्र के बारे में फैसला करेंगी। उन्होंने पार्टी के नेताओं से राय मशवरा शुरू कर दिया है। हालांकि असम के मामले में राहुल गांधी ने भी सक्रियता दिखाई है और पिछले 1 हफ्ते में उन्होंने 2 बार इस मामले में दखल दिया है और तरुण गोगोई के विरोधियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बगावत थामने का काम बुनियादी रूप से सोनिया गांधी ने किया। गोगोई सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के इस्तीफे के बाद जो विवाद भड़कना था, उसको सोनिया गांधी ने शांत किया। अब कहा जा रहा है कि बागी विधायक गोगोई के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे। उनको सोनिया गांधी ने कहा है कि वो जल्द ही इस बारे में कुछ फैसला करेंगी। इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में पार्टी के पुराने नेताओं से जानकारी ली है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर ने उनसे मुलाकात की। वो महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे पुराने सदस्य हैं। निलंगेकर से सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा तेज हुई कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान को बदलने के लिए प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोला है। नारायण राणे ने खुला विरोध किया तो नितिन राउत के घर पर विदर्भ के 17 विधायकों ने बैठक करके चौहान के नेतृत्व से विरोध जताया। जल्द ही सोनिया गांधी चौहान और प्रदेश अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे दोनों के बारे में फैसला करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नरेंद्र मोदी का असर दिखने लगा है। उनकी पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री अब ट्विटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा किया और उसके तुरंत बाद उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भूटान दौरे के बारे में एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट करके जानकारी दी। मोदी का असर ऐसा रहा
कि भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी ट्वीट करके मोदी के भूटान दौरे को सफल बताया। नरेंद्र मोदी सरकार के कई मंत्री खुलकर ट्विटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहले से ट्वीट करती थी, लेकिन उनके राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी ट्विटर का इस्तेमाल करने वालों की सूची में शामिल हो गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी मंत्री बनने के तुरंत बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कथित निलंबन के मामले में ट्वीट किया। प्रकाश जावड़ेकर भी ट्वीट के जरिए अपनी बात रखने लगे हैं और उनका मंत्रालय उन तमाम मंत्रियों के ट्विटर हैंडल बनवा रहा है जिनका भी अकाउंट नहीं है। पिछली यूपीए सरकार में कई मंत्री और नेता ट्विटर पर बहुत ज्यादा सक्रिय थे। ट्विटर विवाद की वजह से एक बार शशि थरूर का मंत्री पद चला गया था। थरूर के अलावा अजय माकन, कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह के ट्वीट काफी चर्चित होते थे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्र सरकार के रुख को देखते हुए यूपीए सरकार के समय नियुक्त हुए राज्यपालों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से कई राज्यपालों को सोमवार को अनौपचारिक रूप से कहा गया था कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित से भी इस्तीफे के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने उनको सोमवार को फोन किया था और इस्तीफे के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार ने राज्यपालों पर इस्तीफे का दबाव बढ़ाया है और अगर राज्यपाल इस्तीफा नहीं देते तो उनका तबादला किया जा सकता है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की ओर से नियुक्त किए गए राज्यपालों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर वे उनकी जगह होते तो इस्तीफा दे दिया होता। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी के बाद कई और राज्यपालों के इस्तीफे की अटकलों के बीच कई राज्यपालों ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वे अभी इस्तीफा देने भी नहीं जा रहे हैं। इससे केंद्र और राज्यपालों के बीच टकराव की संभावना जताई जा रही है। इसी महीने रिटायर होने जा रहे कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने इस्तीफे की अटकलें को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने उल्टे सवाल उठाया कि वे क्यों इस्तीफा देंगे। असम के राज्यपाल जेबी पटनायक ने भी इस्तीफे की खबरों को खारिज किया है। केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित के करीबी सूत्रों ने इस्तीफे की संभावना से इनकार किया और पूछा कि क्यों इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज, राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा और असम के राज्यपाल जेबी पटनायक ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की है। अल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायण, पश्चिम बंगाल के एम.के. नारायणन और गुजरात की श्रीमती कमला को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक और नेता उसके संपर्क में है, लेकिन पार्टी जोड़ तोड़ के जरिए सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली में भाजपा के प्रभारी प्रभात झा ने कहा कि पार्टी जोड़ तोड़ के जरिए सरकार नहीं बनाना चाहती है, लेकिन पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा वह सबको मान्य होगा। बताया जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेता सरकार बनाना चाहते हैं। इस बीच खबर है कि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान बुधवार को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के निगम पार्षद सतीश उपाध्याय को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज हजारीबाग जेल में यशवंत सिन्हा से मुलाकात की। आडवाणी ने यह भी कहा कि सिन्हा झारखंड में भाजपा का नेतृत्व कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा पिछले 2 हफ्ते से जेल में बंद हैं। बिजली के मुद्दे पर आंदोलन के दौरान झारखंड बिजली बोर्ड के एक अधिकारी को बंधक बनाने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए जमानत लेने से इनकार कर दिया है। आडवाणी ने उनसे मुलाकात कर एक तरह से उनकी राजनीति पर भाजपा की मुहर लगा दी है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा बिजली के मसले पर राजनीति कर रही है। अपनी सरकार में एक नए मंत्री को शामिल करने के बाद राजभवन में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के बिजली संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार है, इसलिए उसको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ चल रही आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटा दी है। जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा था कि उनके खिलाफ आरोपों में जो संपत्ति उनकी बताई गई है उसके मालिकाना हक को लेकर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के बाद मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी, पर जांच अधिकारियों का कहना था कि जयललिता जानबूझकर मामले को लंबित रखने की कोशिश कर रही हैं। इस पर सुनवाई के बाद आज जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस एस.के. सिंह की बेंच ने रोक हटा दी है। इस मामले की सुनवाई बेंगलुरु में चल रही है और 2 बार जयललिता वहां की अदालत में उपस्थित हो चुकी हैं। उनके खिलाफ पिछले कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोत से अधिक 66 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करने का आरोप लगा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि बलात्कार के आरोपी केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल को बर्खास्त किया जाना चाहिए। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा है कि आयोग इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेगा। उन्होंने कहा कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और पहली कार्रवाई यह होनी चाहिए कि उनको तत्काल मंत्री परिषद से बर्खास्त किया जाए। महिला आयोग ने यह भी कहा है कि अगर मंत्री इस तरह के गंभीर अपराध में शामिल होता है तो उसके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी कार्रवाई किसी आम आदमी के साथ होती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इराक के हालात पर भारत नजर रखे हुए है। इराक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के आतंकवादियों ने कई इलाकों में युद्ध छेड़ रखा है और देश के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। आतंकवादी देश की राजधानी बगदाद पर कब्जा करने के लिए बढ़ रहे हैं। उन्होंने कई जगह भयानक नरसंहार किया है जिसकी दुनिया भर के देशों ने आलोचना की है। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत हर घंटे के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और वहां की जरूरत के मुताबिक कदम उठाएगा। गौरतलब है कि इराक में दर्जनों भारतीय नर्सें फंसी हुई हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव अनिल बाधवा ने इराकी राजदूत से मुलाकात की है और इराक में फंसे भारतीयों की मदद के बारे में बातचीत की। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
केंद्र सरकार की फिजूल खर्ची सुरसा की तरह बढ़ी हुई है। वित्तीय अनुशासन नहीं है। इसी के चलते विश्व एजेंसियों में भारत की साख को लेकर संकट है। भारत को अराजक वित्तीय प्रबंध वाला देश माना जाता है। तभी विश्वास बहाली के लिए भी सरकार का ये मैसेज जरूरी है कि हालात उसके नियंत्रण में है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजब का साहस दिखाया। अच्छे दिन आने के सपने दिखाकर सत्ता में आए मोदी ने कहा कि अब सख्त फैसले का दिन है। उन्होंने गोवा में एक ही सांस में दो बातें कही। उन्होंने कहा कि जनता ने बड़ी उम्मीदों से उन्हें जनादेश दिया है और वे जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे फैसले होंगे जिनसे उनको जनता का जो असीम प्यार मिला है उसे चोट लग सकती है। यानी वे ऐसे कड़े आर्थिक फैसले कर सकते हैं जिनकी मार आम आदमी पर पड़ सकती है, लेकिन ये फैसले देश हित में होंगे। इन फैसलों की घोषणा और उस पर अमल की पृष्ठभूमि बनाते हुए नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकार पर हमला किया और कहा कि वे खजाना खाली करके गए हैं, इसलिए नई सरकार की मजबूरी है कि वह सख्त फैसले करे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछली सरकार ने आतंकवाद फैला रखा था जिसे यह सरकार आगे नहीं बढ़ाएगी। जाहिर है कि पिछली सरकार के कुछ फैसले बदलेंगे और जिस आर्थिक नीति को पिछली सरकार ने आगे बढ़ाया था उसे रोका जाएगा। मनमोहन सिंह की सरकार के आखिरी 5 सालों में लगभग पूरे समय वित्तीय अराजकता रही। सामाजिक कल्याण की योजनाओं के नाम पर सरकारी खजाना लुटाने का काम हुआ। ऐसी परियोजनाओं में भारी भरकम राशि लगाई गई जिनका कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं था। इससे भारत का वित्तीय अनुशासन बिगड़ा था और दुनिया भर के देशों में भारत की साख गिरी थी। आर्थिक विकास दर कम होने का जितना नुकसान नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान नीतिगत गड़बड़ियों की वजह से हुआ और बाद में सरकार ने फैसले करने ही बंद कर दिए, जिससे सरकार नीतिगत लकवे का शिकार बनी। नरेंद्र मोदी की सरकार इसे बदलना चाहती है। जाहिर है सरकार की प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन बहाल करने की है। इसके लिए कुछ कड़े फैसले करने होंगे। पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी की नीति खत्म किए जाने की चर्चा है। इससे डीजल सरकार के नियंत्रण से मुक्त होगा और सीधे बाजार से जुड़ेगा। खाद्य सुरक्षा बिल को नया रूप दिया जा सकता है ताकि उसका खर्च घटे। रासायनिक खाद के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में कमी हो सकती है। पिछली सरकार ने बड़े शोर शराबे के साथ भूमि अधिग्रहण बिल पास कराया था, लेकिन मोदी सरकार उसमें बदलाव कर सकती है। इसी तरह बरसों से ठहरे हुए श्रम सुधारों को लागू किया जा सकता है और रेलवे के किराए में कहा जा रहा है कि 16% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा कर की दरों और सीमा में बदलाव हो सकता है। इनमें एकाध फैसले ही ऐसे होंगे जिनसे आम लोगों को राहत मिलेगी। बाकी ज्यादातर फैसले बोझ डालने वाले होंगे, लेकिन यह तय है कि इससे देश का वित्तीय अनुशासन बहाल होगा। मोदी का मानना है कि 5 साल के जनादेश के पहले 2 साल में सख्त फैसले करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है और उसके बाद अपने आप लोगों के लिए अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से ये फैसले कितने सही हैं, इसका फैसला साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सख्त फैसलों के वक्त पर चर्चा करेंगे। कोई भी नई सरकार अलोकप्रिय नहीं होना चाहती, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि वे अलोकप्रिय होने की जोखिम उठाते हुए कड़े फैसले करेंगे। ऐसा कहना राजनीतिक इच्छा शक्ति और साहस का प्रमाण है। जाहिर है मोदी सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति में मजबूत है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर हैं। वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी जो मौजूदा वक्त है वो कड़े फैसलों का वक्त है। इसका अर्थ तो ये है कि अच्छे दिन जल्दी नहीं आने वाले हैं। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि अच्छे दिन नहीं आने वाले। अच्छे दिन लाने के लिए कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे। इसका अर्थ ये है कि हमको जो विरासत में मिला है वो एक बिल्कुल टूटा फूटा सिस्टम मिला है। उससे ज्यादा जो इकोनॉमी मिली है, जो आर्थिक सिस्टम जो मिला है वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट मिला है। चिदम्बरम साहब ने जो क्रिएटिव, बड़ा पोलाइट शब्द मैं यूज कर रहा हूं अंग्रेजी में, क्रिएटिव अकाउंटिंग, उन्होंने जो किताबें बही खाते हैं ऐसे मतलब हेराफेरी से किए हैं कि ऐसा लीपापोती करी है कि दे दिखाने के लिए मैं सब ठीक ठाक करके गया हूं। परंतु जब आपने देखा
तो पता चला खजाना बिल्कुल खाली है। जी, नहीं तो ये बात तो हिसाब से वित्त मंत्री अरुण जेटली को कहनी चाहिए, पर अरुण जेटली के बजाय इसका प्रधानमंत्री के जरिए कहना, प्रधानमंत्री का कहना क्या मतलब नहीं, वो देखिए वो उसमें कोई ज्यादा तुल देने की बात नहीं है। वित्त मंत्री बोले, प्रधानमंत्री जो अपनी सरकार के बारे में बोल सकते हैं, जिसको अवसर मिलता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने ये भूमिका बना रहे हैं, जनता को तैयार कर रहे हैं, और ये बिल्कुल कि मतलब शक्ति की मितव्ययिता की तैयारी में रहे। ऐसी बड़ी असलियत बात यह है कि उन्होंने एक जो शब्द कहा, जो अपने भाषण में लोकसभा में भी कहा कि 4 साल कम से कम जो अपोजिशन और हम जो हैं एक सरकार चलाएं, अच्छी तरह चलाएं, मतलब गवर्नेंस करें 4 साल और 5वें साल राजनीति करें। 5वें साल हम राजनीति करें, तू मैमा करें, एक दूसरे पे दोष दें, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। और जो कड़वे, जो कठोर जो डिसीजन हैं, वो डिसीजन अगर अभी नहीं लिए तो बाद में देश को बहुत ज्यादा खामियाजा देना पड़ेगा। तो इसमें सवाल यही आता है कि वीरेंद्र जी कि 4 महीने बाद विधानसभाओं के चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर छोटे मोटे कई है, तो क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार हमारे देश में अब जो है हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है। तो उस नाते इतना बड़ा देश है, ये इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं अब चुनाव, इस बार चुनाव 2-3 स्टेट में है, फिर अगले साल फिर कहीं है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो सिर्फ आप पॉलिटिक्स में दबे रहेंगे और देश नहीं चला पाएंगे। नहीं तो यही दिक्कत मनमोहन सरकार की भी थी कि वो राजनीतिक मजबूरियों के चलते कठोर और सख्त फैसले नहीं ले सकती थी। क्या लगता नहीं आपको तो कि नहीं, पर क्या प्रधानमंत्री लगता नरेंद्र मोदी वैसी ही सरकार चलाएं, वैसी ही लंगड़ी? नहीं, वो सवाल नहीं, सवाल है कि ऐसी क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति सचमुच में क्या इतनी दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, वो आए इसीलिए हैं। उनको अगर नहीं दिखाएंगे तो इनका भी वही हशर होगा जो मनमोहन सरकार का हुआ। तो अगर दिखाना भी चाहिए। देखिए, आप 2-3 वाक्यों में मैं खत्म करता हूं। कितनी आपकी इकोनॉमी खराब है, वो आप इससे नजरिया लगा। सख्ती वाले फैसले कहां इकोनॉमी में होते हुए लगते हैं? देखिए, आप पहले तो देखिए कि आपकी जो डेफिसिट आपने जो है, चाहे वो सब्सिडी का मामला हो, ऑयल मार्केटिंग वालों का जो सब्सिडी हो, कहीं 80,000 थी, 1,30,000 करोड़ छोड़ गए। आपने बिना मतलब के आप बैल मुझे मार, पे कमीशन बना दिया, जरूरत से पहले बना दिया ताकि गवर्नमेंट सर्वेंट को लुभाया जाए। आपका जो फर्टिलाइजर, हर सब्सिडी जो है उसको आप बढ़ाते चले गए। खाद्य सुरक्षा सब्सिडी का वो खोल दिया आपने, एक और फ्रंट खोल दिया, फूड सिक्योरिटी, मतलब जो आप बात कर रहे हैं। परंतु आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ा। और यहां तक ये हाल थी कि चिदम्बरम साहब के होते हुए लोगों को आर्म ट्विस्ट किया गया। इनकम टैक्स वालों को एक टारगेट दिया गया, फला तुम इतना ले आओ। आप जानते हैं कि लोगों के जो रिफंड ऑर्डर थे वो इसलिए रोके गए कि कम से कम चिदम्बरम साहब अपनी किताबें जो हैं उसमें कर सके, कुछ ठीक ठाक अपना लिपापोती कर सके। लोगों को रिफंड नहीं मिले हैं 3-3 साल से। तो इस तरह से स्थिति खराब है। और अगर आप नहीं तो उस नाते फिर वीरेंद्र जी बुनियादी बात पर आया जाए, क्या सचमुच में सरकार अपने खर्च घटाएगी, सब्सिडी कटौती करेगी? क्या सचमुच में साहस, ये राजनीतिक साहस दिखा सकती है कि डीजल महंगा होते हो जाए? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आप कम करिए, करना पड़ेगा। और वो जो है रेवेन्यू बढ़ाइए। रेवेन्यू आपका तब बढ़ेगा, इवेंचुअली रेवेन्यू जो है बढ़ेगा तभी जब आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। और ग्रोथ जो है पिछले दिनों से कम होती जा रही है। और उसके अलावा आपको कुछ जो है कठोर डिसीजन लेने पड़ेंगे। नहीं तो उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मैं ऐसे सख्त फैसले हो सकते हैं जिससे जो चाहने वाले लोग हैं वो भी नाराज हो, अलोकप्रिय हो। तो इसका अर्थ क्या ये माना जाए कि मनरेगा है, खाद्य सुरक्षा है, उर्वरक है, या पेट्रोलियम सब्सिडी, इन सब में कटौती भारी है, इनको रोका जा सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो स्कीमें चल रही हैं इनको थोड़ा सा आप जो है सुधार सकते हैं। कि रोक नहीं सकते 6-8 महीने की एक बार बैलेंस करने के लिए रोका जाए? रोकना चाहिए भी नहीं, वो ठीक भी नहीं है। पर आप जो है, अगर आपने खाद्य सुरक्षा की बात करी, तो जो खाद्य सुरक्षा में जो वेस्टफुल लीकेजेस हैं, जिनको नहीं मिलना चाहिए वो भी ले रहे हैं। चाहे वो फर्टिलाइजर का है, चाहे आप डीजल का। तो इन सब की भी तो रिव्यू, इन सब में भी सुधार के लिए तो एक बार तो रोकने की जरूरत क्या नहीं लगता? कुछ ऐसा ड्रास्टिक इस तरह का उठाए कदम के अगर आप सिस्टम को ठीक करेंगे। आप देखिए कि कितना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में, आप छोटी सी बात, आधार आपने चला दिया और चिदम्बरम साहब ने कहा गेम चेंजर है। और आप जानते हैं आधार का क्या हाल हुआ। जब आपके पास नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर था तो आपने डुप्लीकेट क्यों किया? छोटे से दलील देता हूं, आप और हम दोनों मीडिया से हैं। आपने हर साल
सैकड़ों करोड़ जो हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि बिल्कुल घाटे में जा रही हैं, उनको मजबूर करके आप राज्यसभा और लोकसभा चैनल चला रहे हैं। क्यों भाई चला रहे हैं? जब उनको तब चलाइए जब पार्लियामेंट सेशन में हो। वो क्या है, वो प्लेटफॉर्म बन गया है कुछ। हाँ, ये इस तरह के प्रसार भारती से लेकर ये तमाम चैनल जो है, तो एक बड़ा सवाल है, पर मैं तो आपको दलील दी। तो इस तरह की जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, आपको रेवेन्यू कलेक्शन को किस तरह से बढ़ाना है विदाउट पिंचिंग आम आदमी, और किस तरह से वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को खत्म करना है, और फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा भी अर्जित करना है, वो कहां से लाएंगे आप? तो मेरा ये मानना है कि अगले आने वाले दिनों में कुछ कठोर डिसीजन होंगे और होने भी चाहिए अगर आपको देश को सुधारना है। भले उसमें कुछ समय के लिए अलोकप्रियता बने या लोग बाग कटाक्ष करें कि ऐसे अच्छे दिन। अच्छा लीडर वो होता है जो देश को, जनता को अपने साथ लीड कर। अगर जनता ही लीड करेगी तो वो लीडर नहीं कहलाता। जो जनता को समझाते हुए लीड करे, वो डिसीजन अनपॉपुलर हो पर देश की भलाई में हो, उसको लेने में किसी को हिचक नहीं करनी चाहिए। जी वीरेंद्र जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।